तो प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने ओम के नियम के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने प्रतिरोध और उनके कारकों के बारे में भी पढ़ा था। आज उससे संबंधित मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल करवा रही हूँ, उसके बाद हम अगले टॉपिक करेंगे। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है जिसका स्टेटमेंट क्या है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो वह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है। प्रतिरोध को हम पता है आपको कि हम किससे दर्शाते हैं, आर से। तो आर दिया गया है 1200 ओम, तो ये आपका प्रतिरोध दिया गया है। उसके बाद बच्चों इसमें लिखा गया है कि वह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, यानी वोल्ट का मतलब विभवांतर दिया गया है 220 वोल्ट और पूछा गया है कि कितनी विद्युत धारा लेगा, यानी विद्युत धारा को आपको पता है कि हम आई से दर्शाते हैं। तो हमसे आई पूछा गया है कि आई का मान कितना है। हमने ओम का नियम किया था जिसके जो सूत्र था V बराबर आई आर, ये सूत्र था बच्चों, आपने याद कर लिया होगा। तो यहां पर हमें V दिया गया है, R दिया गया है और I का मान हमसे पूछा गया है। तो I अगर हम निकालना चाहते हैं तो R सामने चला जाएगा और वो यहाँ पे गुणा में था तो नीचे जाके सामने भाग हो जाएगा, तो V बटा R आ जाएगा हमारे पास। तो V हमारे पास कितना है बच्चों, 220 है और बटा हमारे पास जो R है उसका मान है 1200, तो बटा में आ जाएगा 1200। तो इस तरह से जब हम इन्हें भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.18। अब विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एम्पियर। तो इस तरह से ये इस प्रश्न का उत्तर है 0.8 एम्पियर, ये होगा विद्युत धारा का मान। तो इस तरह से हम ये प्रश्न कर सकते हैं। इसी का एक और भाग है, यदि किसी विद्युत हीटर, ये पहले पार्ट था A और इसी का जो दूसरा भाग है B, इसके दूसरे भाग में हमसे पूछा गया है B में कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, प्रतिरोध R यहाँ पे दिया गया है 100 ओम, ओम को हम ऐसे लिखते हैं, और इसमें लिखा गया है कि वह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो यहाँ पर जो वोल्ट है वो बदल दिया गया है, विभवांतर जो बदल दिया गया है वो है 220 वोल्ट। तो हमसे पूछा गया है कि वह कितनी विद्युत धारा लेगा। तो हमें अभी ऊपर किया ही है कि I बराबर V बटा R, तो हमारे पास V का मान है 220 और R हमारे पास है 100, तो इसको भाग करके आ जाएगा 2.2 एम्पियर। तो इस तरह से हम ये प्रश्न का उत्तर कर लेंगे। तो बहुत ही आसान इसके न्यूमेरिकल्स हैं, आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। उसके बाद दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। फर्स्ट केस है हमारे पास जिसमें कि हमारे पास लंबाई जो है L है और क्षेत्रफल जो है वो हमारे पास A है और प्रतिरोध जो है वो हमारे पास कितना है, 4 ओम है। ये हमें दिया गया है, तो इसको हम प्रतिरोध को R1 मान लेते हैं। R1 बराबर है रो गुना L बटा A, ये हम सूत्र हमें किया हुआ है। तो R1 की जो वैल्यू है वो कितनी है प्रतिरोध की, इसको हम R1 मान रहे हैं, इसकी वैल्यू है 4, तो 4 बराबर है रो गुना L बटा A। ये हमारा पहला केस है। ऐसे ही अगर हम दूसरा केस लें, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है आगे कि इसी पदार्थ की किसी अन्य तार, पदार्थ सेम है लेकिन दूसरी कोई तार ली है जिसका प्रतिरोध हमें बताना है और उसकी लंबाई L बटा 2 है। तो लंबाई यहाँ पे L बटा 2 है क्योंकि लंबाई आधी कर दी गई है और मोटाई मतलब क्षेत्रफल जो है वो 2A बताया गया है, तो दुगना कर दिया गया है। तो हमें पता है कि प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R। तो इसको पहले केस में R1 माना था, तो अब हम R2 मान लेंगे। R2 बराबर है रो गुणा L बटा A, ये सूत्र हम कर चुके हैं पहले से। तो रो गुणा L अब हमारे पास कितना है, L बटा 2 है बटा A हमारे पास 2 है, दुगना है तो 2A है। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों। इसके बाद अब क्या करेंगे, ये आ जाएगा R2 बराबर है रो गुना L बटा 4A हो जाएगा, क्योंकि ये 2 भी नीचे चला जाएगा तो 2 दूनी 4, तो 4A हो जाएगा। अब अगर आप समीकरण 1 देखें, इस समीकरण के हिसाब से तो जो रो गुणा L बटा A है उसको हम 4 लिख सकते हैं। तो अब हम रो गुणा L बटा A की जगह पे 4 लिख देंगे तो R2 बन जाएगा 4 बटा 4, तो R2 बराबर 4 बटा 4, तो ये आ जाएगा 1 ओम। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 ओम। यानी अगर लंबाई को क्या कर दिया हमने, आधा कर दिया, और मोटाई को क्या कर दिया, दुगना, तो हमारे पास जो प्रतिरोध है वो 1 ओम हो जाएगा। तो हमारा अगला टॉपिक है
प्रतिरोधों को किन किन क्रमों में जोड़ा जा सकता है और इसका हमें चित्र सहित वर्णन करना है। किसी भी चालक में जब विद्युत धारा बहती है, उसके बहने में जो रुकावट आती है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। तो हमें ये बताना है कि प्रतिरोध अगर एक से ज्यादा है तो उनको किन किन क्रमों में जोड़ा जा सकता है और उसका चित्र सहित वर्णन करना है। तो बच्चों, जो प्रतिरोध है इसको 2 क्रमों में जोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले है श्रेणी क्रम में संयोजन। तो श्रेणी क्रम में संयोजन का क्या मतलब है बच्चों? मान लो कि हमारे पास एक विद्युत चालक तार है और उसमें प्रतिरोधों को इस तरीके से एक श्रेणी में जोड़ा गया है। ये जो आपको मैंने पहले विद्युत परिपथ आरेख समझा रखा है, तो ये है ये प्रतिरोध को दर्शाते हैं। तो मान लो 3 प्रतिरोध हमने लिए हैं। पहला है R1, दूसरा है R2 और तीसरा है R3। और जब इन्हें एक लाइन में इस तरह से लगाया जाता है तो इसको श्रेणी क्रम बोलते हैं बच्चों। तो हमने पहला जो लिया है वो हमने श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा है। अब हमने क्या करना है बच्चों? जो ये हमने प्रतिरोध जोड़े हैं 3, इनके लिए अलग अलग हम वोल्ट मापी लगा देते हैं। पहले प्रतिरोध के लिए जो हम वोल्ट मापी लगा रहे हैं उसको हम V1 से लिखेंगे, और जो दूसरे प्रतिरोध के लिए लगा रहे हैं इसको हम V2 से लिखेंगे, और जो तीसरा प्रतिरोध है उसके लिए हम जो लगा रहे हैं वोल्ट मापी उसको हम V3 से लिखेंगे। जो ये वोल्ट मापी है इनका क्या कार्य होता है मैंने पहले भी बताया था, ये विभवांतर को मापते हैं। अब बच्चों, हम इन दोनों तारों के जो सिरे हैं इनको हम पहले इधर बैटरी से जोड़ देंगे। मैंने ये बैटरी आपको बताया हुआ है। इस तरह से हम विद्युत का आरेख बनाते हैं जिसमें लंबी डंडी प्लस को दर्शाती है धनावेश को, और जो छोटी डंडी है वो माइनस यानी ऋणावेश को दर्शाती है। ये बैटरी है। और यहाँ पे बच्चों हम एक कुंजी लगाएंगे। मैंने कुंजी में बताया था जब यहाँ पे कोई बीच में बिंदु नहीं है तो ये ऑफ की सिचुएशन में है, और अगर हम बीच में बिंदी लगा देते हैं इस तरह से तो ये ऑन की सिचुएशन में है, जैसे कि हम बटन दबाते हैं लाइट जलाने के लिए। अब इसके बाद यहाँ पे हम एमीटर लगाएंगे जो कि विद्युत धारा को मापता है, और अब हम इधर से इसको विद्युत परिपथ को बंद कर देते हैं। अब बच्चों, यहाँ पे प्लस का निशान लगाया हुआ था हमने धनावेश का, तो धनावेश के सिरे से जो जुड़ेगा वोल्ट मापी उधर प्लस लगेगा, दूसरी तरफ माइनस। इसी तरह से हम सारे वोल्ट मापी में प्लस माइनस लगा देंगे। और इसी तरह से ये जो एमीटर है इसमें भी हम इधर ये माइनस से जुड़ा हुआ है तो इधर माइनस लगेगा, और इधर से ये घूम कर इधर से आए तो ये प्लस लगा हुआ है तो इधर ये प्लस लगेगा। तो इस तरह से हमारा विद्युत परिपथ तैयार है। सिंपल तरीके से समझाने के लिए बच्चों मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मान लीजिए कि एक सड़क है और उस पर इस तरह से स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं। जैसे स्पीड ब्रेकर जो होते हैं वो स्पीड को कम करते हैं, इसी तरह से यहाँ पे जो प्रतिरोध बने हुए हैं विद्युत धारा को बहने से रोकते हैं। तो बच्चों, लेकिन अगर मान लो एक सड़क है और उस पर 3 स्पीड ब्रेकर है और इधर से पानी छोड़ा जाता है तो सारा पानी इधर पहुंच जाएगा। चाहे ये रुकावट भी पैदा कर रहे हैं जो स्पीड ब्रेकर है, लेकिन फिर भी सारा पानी इधर पहुंच जाएगा। तो सारा पानी पहुंच जाएगा, यानी अगर हम पानी की जगह पे विद्युत धारा को माने तो अगर आई इधर से बैटरी से विद्युत धारा आ रही है तो वो विद्युत धारा सारी की सारी इधर से जाकर इधर से आ जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाते हैं तो उनमें से विद्युत धारा का मान समान रहता है, यानी यहाँ तीनों प्रतिरोधों में विद्युत धारा आई समान रहेगी। ऐसे ही जैसे यहाँ पर पानी की जो मात्रा है वो समान रहेगी। तो हम लिख सकते हैं कि संयोजन में विद्युत धारा का जो मान है वो समान रहता है, यानी आई का मान है जो पूरे विद्युत परिपथ में समान रहता है। अब हमने लास्ट टाइम बच्चों ओम का नियम किया था, तो ओम के नियमानुसार आप सबको पता है ओम का नियम V बराबर IR होता है। तो यहाँ पे हमारे पास V1 है, यहाँ पर V2 है और यहाँ पर V3 है। तो हम तीनों प्रतिरोधों के लिए हम वैल्यू लिखेंगे। तो V की जगह हो जाएगा V1। यहाँ पे अगर हम V1 लेते हैं तो IR1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि विद्युत धारा यानी I का मान समान रहता है, तो I हम नहीं बदलेगा तो V1 आ जाएगा IR1। ऐसे यहाँ पे V2 आएगा तो आ जाएगा IR2, और V3 के लिए आ जाएगा IR3। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास 3 इस तरह से इक्वेशन बन गई। V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3, इस तरह से। तो इसके बाद बच्चों अगर हम कुल विभवांतर निकालें तो कुल विभवांतर कितना है? विभवांतर होगा V और V। हमने 3 विभवांतर लिए हैं, V1, V2 और V3। तो टोटल विभवांतर हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम इन तीनों की V1, V2, V3 की वैल्यू यहाँ से हम इसमें लिखेंगे। तो V1 आपके सामने कितना है? IR1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3।
इस तरह से आ जाएगा बच्चों। अब आपने देखा यहाँ पे आई कॉमन है तीनों में, तो आई कॉमन है तो हम आई को बाहर निकाल लेते हैं और अंदर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आ जाएगा बच्चों। अब बच्चों V की जगह पे हम यहाँ पे V बराबर IR होता है, तो हम यहाँ पे V की जगह पे लिख लेंगे IR, तो IR बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा बच्चों। अब हमने देखा कि I इधर भी है और इधर भी, आप मैथ में भी इस तरह से करते हो, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो इस I को हम इस I से कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी टोटल जो प्रतिरोध है वो जो हमारे पास तीन अलग अलग प्रतिरोध थे उनके जोड़ के बराबर है। तो R बराबर R1 जमा R2 जमा R3। तो इस तरह से आप ये सूत्र कर लेना। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के जोड़ के बराबर होता है। तो ये इस तरह से आ जाता है श्रेणी क्रम में। अब हमारा दूसरा संयोजन है हमारा समांतर क्रम में संयोजन, या पार्श्व क्रम भी लिख सकते हैं, समांतर को पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। इसका पहले आपको विद्युत परिपथ समझा देती हूँ। पार्श्व क्रम में संयोजन किस प्रकार होता है बच्चों, समांतर क्रम आपने मैथ में भी किया हुआ है कि जैसे यहाँ पर प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे ये पहला प्रतिरोध है R1, ये दूसरा प्रतिरोध है इस तरीके से R2, और ये तीसरा प्रतिरोध है ये है R3। तो ये आप देख सकते हैं कि तीनों एक दूसरे के समांतर है। अब इन तीनों विद्युत चालक तार को हम मिला देते हैं, इधर से भी और इधर से भी। तो ये अब इस समय समांतर क्रम में जुड़ी हुई है तीनों तारें, और बाद में ये एक ही तार से मिल जाती हैं इस तरह से। अब फिर पहले की तरह से ही इन्हें इधर बैटरी से जोड़ा जाता है, और फिर इधर कुंजी लगाई जाती है, और यहाँ पर क्या लगाया जाता है एमीटर लगाया जाता है, और इनको इस तरह से जोड़ दिया जाता है। अब बच्चों जैसे मैंने पिछली बार सड़क का उदाहरण दिया श्रेणी क्रम में, सेम ऐसे ही मैं अब सड़क का उदाहरण देती हूँ। मान लो कि एक ये सड़क जा रही है और ये तीन सड़कों में बट जाती है इस तरह से, और तीनों में एक एक स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है। तो अगर यहाँ से पानी को हम गुजारते हैं इस सड़क में से, जब वो तीन में से गुजरेगा तो वो तीनों में बट जाएगा, यानी कुछ पानी इधर से गुजरेगा, कुछ पानी इधर से गुजरेगा, और कुछ पानी इधर से गुजरेगा, और बाद में वो फिर से उतना ही इकट्ठा हो जाएगा। यानी जैसे अगर हम विद्युत धारा को हम पानी ही माने, तो मान लो विद्युत धारा I यहाँ से गुजर रही है, जब वो तीन तारों में से गुजरेगी तो यहाँ से I1 जाएगी, इधर से I2 जाएगी, और इधर से I3 जाएगी। इस तरह से विद्युत धारा को हम यहाँ पर जो है वो तीन भागों में बट जाएगी, I1, I2 और I3। लेकिन तीनों का विभवांतर क्या होगा, एक समान होगा। तो यहाँ पे वोल्ट मापी जो है वो एक ही लगेगा, जिसमें हम विभवांतर को देख सकते हैं। तो इधर हम अगर प्लस लिखते हैं, लंबी डंडी इधर मैंने आपको बताया था बैटरी की लंबी डंडी को प्लस से दर्शाते हैं और छोटी को माइनस से। तो इधर जो प्लस से जुड़ा हुआ है वोल्ट मापी, तो उसको प्लस से दर्शाएंगे, इधर माइनस से जुड़ा हुआ है इसको माइनस से दर्शाएंगे। ऐसे एमीटर को भी इधर माइनस लगेगा क्योंकि इधर माइनस से जुड़ा हुआ है, और उधर से ये प्लस से जुड़ा हुआ है तो इधर प्लस लगेगा। तो इस तरह से हमारा विद्युत परिपथ तैयार है। अब यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसका मान समान है, विभवांतर का मान समान है, लेकिन विद्युत धारा बदल रही है। तो हम लिखेंगे इस तरह से, इस संयोजन में विभवांतर का मान जो है वो एक समान रहता है। अब बच्चों ओम का नियम हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो ओम के नियमानुसार हम सबको पता है, ओम के नियमानुसार V किसके बराबर होता है, IR के बराबर होता है। तो बच्चों अगर V IR के बराबर है तो I का मान क्या होगा, I होगा V बटा R, क्योंकि R सामने जाएगा तो भाग का हो जाएगा, तो I बराबर V बटा R हो जाएगा। यहाँ से बच्चों अगर हम लें तो हमारे पास तीन विद्युत धारा के मान है, I1, I2 और I3, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो I1 का मान क्या हो जाएगा, अगर मैं इस यहाँ पर I की जगह I1 लिखूं तो I1 हो जाएगा V बटा R1। क्यों ऐसा हुआ कि V का मान मैंने बताया, विभवांतर का मान जो है वो समान रहता है तो V नहीं बदलेगा, लेकिन R1 इधर आ जाएगा पहले प्रतिरोध के लिए। ऐसे ही I2 आ जाएगा V बटा R2 और I3 आ जाएगा V बटा R3। इस तरह से हमारे पास I1, I2 और I3 का मान आ जाएगा। अगर हम यहाँ से I ले रहे हैं तो बाद में जो विद्युत धारा बाहर आ रही है वो भी I ही है, इसलिए जब हम टोटल करेंगे, इसका जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, तो I हमारे पास आ जाएगा I1 जमा I2 जमा I3। हमारे पास I कितना है बच्चों, V बटा R।
तो यहाँ से हम V बटा R लिख लेंगे बराबर I1 की हमारे पास वैल्यू कितनी है V बटा R1, तो V बटा R1 आ जाएगा। I2 कितना है बच्चों V बटा R2 और I3 कितना है V बटा R3। तो इस तरह से हम इसको ले लेंगे। तो V कॉमन आ जाएगा इसमें, तो V बटा R किसके बराबर आ जाएगा V और कॉमन ले लिया इसको हमने V को बाहर, 1 बटा R1 जमा 1 बटा R2 जमा 1 बटा R3 ये आ जाएगा बच्चों। तो V से ये V कट गया, तो 1 बटा R बराबर है 1 बटा R1 जमा 1 बटा R2 जमा 1 बटा R3। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा बटे, ये आ जाएगा प्रतिरोध का जोड़। तो इस तरह से समांतर क्रम में जब भी प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो उसका सूत्र बनता है 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 जमा 1 बटा R2 जमा 1 बटा R3। इस तरह से ये प्रतिरोधों का जोड़ आ जाता है हमारे पास। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। आशा है आपको समझ आ गई होगी। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं और मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और बच्चों आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना